नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो पूरे यूट्यूब इतिहास का सबसे शानदार वीडियो साबित होगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसमें उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग एक स्लाइड में कवर करने का प्रयास किया है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही खास हो जाता है और इसे अंत तक जरूर देखें। बहुत बेनिफिट होगा, विश्वास करिए एक बार देखकर। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोला है 1903 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था। यानी जो 1903 में बंगाल विभाजन हुआ उसका क्या कारण था। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सुविधा को सुगम बनाना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो अंग्रेज थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जो देश हो वह एकता के सूत्र में बांधा जाए, क्योंकि अंग्रेजों को राज करना था। तो पहला जो पॉइंट होगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो दूसरा दिया प्रशासनिक सुविधा को सुगम बनाना, बिल्कुल, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था और उसकी आबादी लगभग कितनी हो गई थी, 78 मिलियन की आबादी से भी अधिक हो गई थी और इसको प्रभावी ढंग से वह संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हमें बंगाल का क्या करना चाहिए, दो टुकड़े कर देना चाहिए। किसकी सुविधा के लिए? प्रशासनिक सुविधा को सुगम बनाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आपको जो भी पॉइंट में समस्या हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द से जल्द उसका वीडियो लेकर आएंगे। आइए बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था। द्विजेंद्र लाल रे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुंदा दास। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब देख लेते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है या होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का फोटो है। यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कब लिखे थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपका आमार सोनार बांग्ला गीत है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस दौरान लिखा था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था। और इस गीत के बाद बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित किया। यानी यह गीत जो था वो किसको प्रेरित किया? तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित किया और इसे वहां के राष्ट्रगान के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वह भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका दे रखा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या भूमिका निभाई। याद रखिएगा, जो ये आपके दादा भाई नौरोजी है, बहुत बेहतरीन इंसान थे और इन्हीं यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे सभी के सभी अंग्रेज भी बहुत डरा करते थे। तो यहाँ पे दे रखा है कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसका लक्ष्य स्वराज बताया था। उन्होंने कांग्रेस से में गरम दल का नेतृत्व किया। वे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के विरोधी थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर जाएगा वह सेकंड जाएगा। यानी इन्होंने कांग्रेस में गरम दल का नेतृत्व किया था। और इनसे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट बन सकता है उसको भी हम वन पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। यानी सूरत विभाजन कांग्रेस के भीतर नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच आंदोलन की गति और संघर्ष की तकनीकी के बारे में अपूर्णीय मतभेदों के कारण हुआ। और नरम पंथियों ने संवैधानिक तरीकों का समर्थन किया, जबकि गरम पंथियों ने बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे अधिक आक्रामक प्रतिरोधों के तरीकों पर जोर दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दिया है? बोला है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के दौरान किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ। तो यहाँ पे आपका यही दिया है। तो किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है? महात्मा गांधी और आगा खान। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। तो याद रखिएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल सही है। यानी जो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ वह बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ। इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था? यह दिसंबर 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था। और दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था।
और 1916 लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच क्या हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता कौन थे, भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के वो क्या हो गए, सहमत हो गए। और लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया। यानी जो आपका ये लखनऊ समझौता हुआ वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण का एक नया रूप में देखा गया। दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेजों को प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य मांगे इस प्रकार थी। क्या क्या मांगे थी उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। परिषदों पर निर्वाचित सीटों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रांतों को स्वायत्तता की सुविधा दी जानी चाहिए। और जो न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना चाहिए। ये सभी के सभी उसकी क्या थी, मांग थे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया है, बोला है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी से क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। उन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, भेरी भेरी आईएमपी। यानी ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछता है कि वयोवृद्ध पुरुष किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी जो दादा भाई नौरोजी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। ये 3 बार यानी यह क्या हुए, 3 बार 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष बने थे। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुने गए थे और संसद के पहले भारतीय सदस्य भी थे। यानी जो भारत के पहले संसद सदस्य थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो इतने पॉइंट दादा भाई नौरोजी से आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। देखिए यहाँ पे आपका है कि जो भी ये अधिवेशन हुआ था, जो भी ये संस्था का निर्माण हुआ था, किसने किया था, कब किया था, कहाँ पे हुआ था, पूरा देख लेते हैं। यदि संगठन की बात करते हैं तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, लंदन में की गई थी। संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और कब किया गया था, 1865 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, ये भी लंदन में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके भी संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और इन्होंने कब किया था, 1867 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस कहाँ पे हुई, तो कोलकाता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। कब किया गया था, 1828 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया, लाहौर में किया गया। और इसके जो संस्थापक थे वह लाला लाजपत राय है। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। यदि स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं वो मोतीलाल नेहरू और CR दास हो जाता है। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। बोला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। यानी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन में दिया MG रनाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो याद रखिएगा ये चित्तरंजन दास जी हैं और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहलाए। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बेहतरीन तथ्यों को भी हम समझ लेते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका जीवन काल कब से कब तक है, 1897 से 1945 तक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने इसे छोड़ दिया। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा करने का भी सौभाग्य मिला था, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने क्या किया था, ये सेवा छोड़ दिया था। वे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहले निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष बने। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। अगर बात किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट का, तो उन्होंने 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की भी स्थापना किए थे। दोस्तों अगर ये स्लाइड पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें देखिए और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे बात किया जाता है महात्मा गांधी जी के विषय में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा सितंबर में 1942 में जापान की मदद से स्थापित की गई। अगर आपसे बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ पे हुआ था, किसके वजह से हुआ था, तो जापान की मदद से हुआ था 1942 में। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना, और उस सेना का नाम क्या था, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थे। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कहा, राष्ट्रपिता। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी वे जो विवेकानंद जी थे उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। एन मुखर्जी आयोग ने बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में पूछताछ की। यानी जब ये लापता हो गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी जो पूछताछ की थी वो किसने किया था, एन मुखर्जी आयोग ने किया था। और उन्होंने बहुत फेमस एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सुभाष चंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध नारा हुआ। और उनका एक और प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो जय हिंद। आत्मकथा क्या था उनका, द इंडियन स्ट्रगल। ये सभी के सभी उनके रचना भी थे। चित्तरंजन दास के बारे में भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि चित्तरंजन दास के जीवन की बात करेंगे तो 1870 से 1925 के बीच में इनका उम्रकाल बना है। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से लोकप्रिय थे। वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद सत्र 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे ब्रह्म समाज में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से जुड़े। 1908 में दास को व्यापक प्रसिद्धि तब मिली जब वे अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव करने में सफल हो गए। तब उन्हें क्या किया गया था, बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी चित्तरंजन दास जी को। तो ये भी हमारे इतिहास के एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक आते हैं। आइए चलते हैं एमजी रनाडे की तरफ। जो एमजी रनाडे है उनका जो जन्म है वह 1842 से 1901 के बीच में इनका जीवन काल चला है। और एमजी रनाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यदि आपसे बोला जाता है कि पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो आपका आंसर जाना चाहिए एमजी रनाडे जी हैं। वे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु और राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। रनाडे ने लोगों की आकांक्षा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1870 में पूना सर्वजन सभा की स्थापना किए थे। तो ये जीवनी हुआ किससे संबंधित, एमजी रनाडे से संबंधित। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। चलिए कुछ हम यहाँ पे नए स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे नए स्लाइड में हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। देखिए महात्मा गांधी जी का जो जन्म है और यानी जो जीवन काल है वो 1869 से लेकर 1948 के बीच में होता है। और महात्मा गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, सबको पता है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसे अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपसे बोला जाता है कि प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है या प्रवासी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि उसी दिन जो महात्मा गांधी थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और वह दिन कौन था, वो 9 जनवरी 1915। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जिसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल क्या था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। कब हुआ था, 1918 में। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन जिसे खेड़ा सत्याग्रह भी कहा जाता है 1918 में हुआ। वे बेलगाम 1924 में आईएनसी सत्र के अध्यक्ष भी बने थे। और 1931 में गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। अब देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं
उनका जो जीवन काल है कब से कब तक रहा है, तो 1866 से 1915 तक रहा है। इनसे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें आपका है, तो वे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हुए। अगर आपसे पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर जाना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। वे 1905 में आईएनसी के बनारस सत्र के अध्यक्ष भी बने थे। गांधी जी ने उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे और तिलक ने गोखले को भारत का हीरा भी कहा था। तो याद रखिए भारत का हीरा किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। यदि आपसे बोलता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो अभी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस पत्र के अध्यक्ष भी बने थे। ये सारे के सारे पॉइंट इनसे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन दिया है युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका केसरी होगा। याद रखिएगा जो केसरी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई थी। और इससे इनसे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी समझ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, केसरी जो मराठी में और मराठा अंग्रेजी में प्रारंभ किए। अगर आपसे बोलता जाता है कि केसरी जो मराठी में रिलीज हुआ है किसने रिलीज किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जाएगा। और मराठा किसने रिलीज किया था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 का आयोजन किया। यानी जो गणपति महोत्सव है, जो शिवाजी महोत्सव है, इसका भी जो उपयोग प्रारंभ किए थे, आयोजन किए थे कौन? यही लोकमान्य तिलक जी ने ही किया था। उन्हें राजद्रोही लेख लिखने के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। यानी उन्होंने क्या किया? एक राजद्रोही लेख लिखे जिनके लिए उन्हें क्या किया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। उन्होंने 1916 में यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की थी या स्थापना की थी। और उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था। तिलक का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था और वो नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसे मैं लेकर रहूंगा, बहुत बार एग्जाम में आपका ट्रेंड करता है। बोलता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका नारा है? तो आप क्या लिखेंगे? बाल गंगाधर तिलक का। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी लोग उन्हें लोकमान्य के नाम से जानते थे। चलिए और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम बात करते हैं। उन्हें बाल कहा जाता था। जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो पूरा का पूरा ये रूल था, ये 2 गुटों में बँट गया था दल, एक नरम दल और एक गरम दल। जो गरम दल थे उनके जो मेन संचालन करता थे वो लाल, बाल और पाल थे। तो बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता था और बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता था, जिन्हें इतिहास में लाल, बाल, पाल के नाम से फेमस किया गया है। वह लाल बाल पाल की तिकड़ी और चरमपंथी समूह का एक हिस्सा थे। अभी हमने आपसे बताया ये क्या थे? गरम दल के नेतृत्व करने वाले नेता थे। उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। यदि बात करेंगे कि उन्होंने कौन-कौन सी पुस्तक का निर्माण किया, लिखी, तो द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखी। चलिए उनसे कुछ और बातों की हम बात कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो युगांतर पत्रिका एक बंगाली समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था और किसने किया था? बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने वर्ष 1906 में किया था। बंगाली अखबार की स्थापना किसने किया था? तो गिरीश चंद्र घोष ने की थी। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। चलिए आज का लास्ट स्लाइड, और यहाँ पे आज के लास्ट स्लाइड में आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया है। बोला है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन बहुत मेहनत के बाद यह 1911 में रद्द कर दिया गया था। और 1911 में रद्द करने के बाद इनमें क्या-क्या आपका ऑप्शन हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। यानी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, सबको पता है। 1911 में इसको विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। यानी अगर आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो ऑप्शन आपका जाना चाहिए लॉर्ड कर्जन। विभाजन की घोषणा 20 मई 1905 को हुआ था। यानी जो विभाजन की घोषणा थी वह 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। यानी जो बंगाल विभाजन है, वो कब आया था? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को आया था।
बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था। यानी जो बंगाल विभाजन था अंग्रेजों का एक ऐसी सोची समझी चाल थी कि फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा ही वह हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में से एक था। यानी जो स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन में लोग देश में बने चीजों का उपयोग करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, लेकिन ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उस समय जो हमारा देश था बहुत गरीब देश हुआ करता था, और गरीब होने के कारण वहां पे हमारे देश में सुख सुविधा की कमी होने के कारण बहुत कॉस्टली कोई भी चीजें बनता था और पर्याप्त रूप में उपलब्ध भी नहीं हो पाता था, इसलिए यह जो आपका आंदोलन था ये भंग हो गया था, चल नहीं पाया था। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था और इसे लॉर्ड हार्डिंग ने द्वितीय ने रद्द किया। अगर बोलता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया तो लॉर्ड कर्जन ने, और किसने रद्द किया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया। 1947 में भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार भी विभाजन किया गया। यानी जब 1947 ईस्वी हुआ तो भारत का विभाजन जब हो रहा था तो उस समय बंगाल का दूसरी बार भी क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्लाइड आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या रियल में आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का रोज वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। और जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो तो बेधड़क आप कमेंट करिए, मैं उसका जल्द से जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।